नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। विपक्ष के साथ जारी गतिरोध के बीच संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय बजट 2026-27 पर आज चर्चा फिर शुरू होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय होने तक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। सरकार ने कहा, भारत सबसे सस्ते और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले अप्रतिबंधित स्रोतों से कच्चे तेल का आयात करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में बातचीत की। ब्रिक्स को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्वपूर्ण मंच बताया। और आईसीसी क्रिकेट T20 विश्व कप में कोलंबो में ग्रुप ए के मुकाबले में पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। विपक्ष के साथ जारी गतिरोध के बीच संसद के दोनों सदनों में आज भी केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा जारी रहेगी। इससे पहले कल राज्यसभा में चर्चा में भाग लेते हुए शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के दौर में भारत व्यापक आर्थिक वृद्धि और स्थिरता का एक दुर्लभ उदाहरण बनकर उभरा है। मैं सरकार को इसलिए बधाई देना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में जन विश्वास एक्ट के माध्यम से आज 1000 जो माइनर ऑफेंसेस है उन्हें पूरी तरह से डीक्रिमिनलाइज किया गया है। ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा दिया गया। मेरा उद्देश्य है कि सरकार और इंडस्ट्री को एक साथ मिलकर एक टीम के रूप में काम करना चाहिए। इफ दे वर्क टुगेदर, सप्लाई चेन शिफ्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांजिशंस एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी को एक चैलेंज से हम अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव बीधा ने कहा कि ये बजट व्यापक आर्थिक स्थिरता, बुनियादी ढांचे के विकास, तकनीकी परिवर्तन और सामाजिक समावेशन का समन्वित रूप है। एससीपी की फौजिया खान ने बजट में बच्चों से संबंधित व्यय में कमी पर चिंता व्यक्त की। वहीं लोकसभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वर्ष के बजट में बेरोजगारी, बढ़ती जीवन यापन लागत और असमानता जैसे मुद्दों की अनदेखी की गई है। भाजपा की अपराजिता सारंगी ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए सरकार की सराहना की। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी, शिवसेना यूबीटी के अनिल देसाई, जनता दल यूनाइटेड के दिलेश्वर कामैत सहित अन्य दलों के सांसद भी चर्चा में शामिल हुए। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन अधिसूचित किए हैं। अधिसूचना के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एआई द्वारा निर्मित या डीप फेक सामग्री को सरकार द्वारा चिन्हित किए जाने और न्यायालय के आदेश के बाद 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। नए नियम 20 फरवरी से लागू होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नैतिक आधार पर यह निर्णय लिया है कि वे विपक्ष द्वारा उनके विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय होने तक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। विपक्ष ने कल श्री बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे लोकसभा के महासचिव को सौंपा गया। लोकसभा सचिवालय सूत्रों के अनुसार इस नोटिस की नियमानुसार जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस पर कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और वामपंथी दलों सहित विपक्षी दलों के 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। सरकार ने कहा है कि भारत उन देशों से कच्चे तेल का आयात जारी रखेगा जहां यह सस्ता और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। भारतीय तेल कंपनियां भू राजनीतिक स्थिति और प्रतिबंधित न किए गए स्रोतों को ध्यान में रखते हुए कच्चे तेल की खरीद करेंगी। विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने कल कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय विदेश मामलों की स्थायी समिति को यह जानकारी दी। श्री थरूर ने बताया कि बैठक में भारत अमेरिका व्यापार समझौते और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते तथा रूसी तेल और कृषि उत्पादों सहित सभी विषयों पर चर्चा हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक अशोक कुमार सिंह ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को भारतीय किसानों के हित में बताया है।
जो हम भारत से निर्यात करते हैं उनमें मुख्य रूप से अमेरिका में हमारा बासमती चावल जाता है, श्रिम्प यानी कि झींगा मछली जाती है, और पहले जो इसके ऊपर 50% ड्यूटी लगाने की बात की गई थी, इस अनुबंध के तहत इसको घटा करके 18% कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये समझौता सब मिला करके भारतीय किसानों उपभोक्ताओं के हित में है, ये मेरा मानना है। आयुर्वेदिक औषधि निर्माता संघ एएमएएम ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते का स्वागत किया है। मीडिया से बातचीत में एएमएएम के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप मुल्तानी ने कहा कि औषधि उत्पाद, विशेष रूप से जेनेरिक दवाएं, प्रतिकूल टैरिफ उपायों से सुरक्षित रहेंगी, जिससे अमेरिका को निर्यात की निरंतरता सुनिश्चित होगी। जब दुनिया भर में सस्ती और भरोसेमंद दवाइयों की जरूरत बढ़ रही है, इस समझौते से भारतीय फार्मा कंपनियों को भरोसा मिला है, क्योंकि जेनेरिक दवाइयों पर अतिरिक्त टैरिफ का खतरा फिलहाल नहीं है, जिससे अमेरिका, जो भारत का सबसे बड़ा दवा निर्यात बाजार है, उसमें हमारी सप्लाई लगातार जारी रह सकेगी। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर ने भारत को अमेरिका की कंपनियों के लिए चीन से बेहतर और एक व्यवहार्य विकल्प बताया है। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर श्री ग्रीर ने कहा कि इसका प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक महसूस किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल ब्रिक्स 2026 के शेरपाओं और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने पर यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, परामर्श और समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है और अपने जन केंद्रित एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है। भारत ने ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से संबंधित एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने कल नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य दोनों देशों के उन कर्मचारियों के लिए दोहरे सामाजिक सुरक्षा अंशदान से बचना है जो एक दूसरे के क्षेत्रों में 36 महीने तक की अस्थायी नियुक्ति पर हैं। श्री मिस्री ने ब्रिक्स शेरपा सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री के साथ भारत चीन रणनीतिक वार्ता भी की। निर्वाचन आयोग ने असम में विशेष संशोधन SR 2026 की कल अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी। इसमें राज्य के सभी 126 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके अनुसार राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 2,49,58,139 है। राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार मसौदा सूची से 2,43,485 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आयोग ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से संबंधित मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से देश के विभिन्न हिस्सों से बच्चों के लापता होने की घटनाओं के पीछे किसी राष्ट्रव्यापी नेटवर्क या राज्य विशिष्ट समूह की मौजूदगी का पता लगाने को कहा है। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भोयान की पीठ ने कहा कि यह पता लगाना जरूरी है कि इन घटनाओं के पीछे कोई समानता है या ये आकस्मिक घटनाएं हैं। उधर छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत प्राप्त दावों और आपत्तियों पर सुनवाई तथा दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया 14 फरवरी तक जारी रहेगी। राज्य भर में अब तक जारी किए गए लगभग 98% नोटिसों पर सुनवाई पूरी की जा चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद श्री चौहान ने कहा कि आंध्र प्रदेश केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित कई योजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए काम कर रहा है। एग्रीकल्चर में अकेले आंध्र का योगदान लगभग 10% है और उनके विजनरी लीडरशिप में हॉर्टिकल्चर का हब AP बन रहा है। कैजू, कोको, कॉफी, कोकोनट, अभी नए बजट में जो अनाउंस की गई है विशेष योजनाएं, उन पर तेजी से आंध्र प्रदेश काम कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश की आत्मनिर्भर कृषि बनाने में उनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश पूरी तरह से सफल होगा। राजस्थान सरकार आज अपना तीसरा वार्षिक बजट पेश करेगी। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी। बजट घोषणाओं को लेकर जनता में व्यापक उत्साह और उत्सुकता है।
बांग्लादेश में 13वीं जातीय संसद के चुनाव के लिए कल मतदान होना है। मतदान से पहले चुनावी माहौल और हिंसा की आशंकाओं को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। ढाका से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। जैसे जैसे बांग्लादेश 12 फरवरी को होने वाले 13वें संसदीय चुनाव के लिए मतदान की तैयारी कर रहा है, अल्पसंख्यक नेताओं और इस्लामी विद्वानों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रति समर्थन का संकेत दिया है। यह समर्थन ऐसे समय में सामने आया है जब हिंसा और चुनावी माहौल को लेकर चिंता बढ़ रही है। इस बीच कई इस्लामी समूहों के नेताओं ने मतदाताओं से बीएनपी के चुनाव चिन्ह धान की बालिया के पक्ष में वोट देने की अपील की। उनका कहना था कि बीएनपी एक सुरक्षित और समावेशी बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करती है। मतदान 12 फरवरी को सुबह 7:30 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक होगा। हालांकि प्रतिद्वंदी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों और मतदाता डराने के आरोपों ने चुनाव के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष होने को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 17 फरवरी से 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत आएंगे। वे 19 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होराइजन 2047 रोडमैप में निर्धारित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के पास एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करेगी। इससे सड़क दुर्घटनाओं और अन्य आपात स्थितियों में घायलों को तुरंत और बेहतर इलाज मिल सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सफाई में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के अंतर्गत 250 बिस्तरों वाले लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में पाकिस्तान ने कल रात अमेरिका को कोलंबो में 32 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 190 रन बनाए। 191 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अमेरिकी टीम 8 विकेट पर 158 रन ही बना सकी। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने 73 रन जबकि बाबर आजम ने 46 रन बनाए। साहिबजादा फरहान को मैन ऑफ द मैच चुना गया। शुभम रंजन ने 51 रन के साथ अमेरिका के लिए शीर्ष स्कोरर रहे। अमेरिका के शेडली वॉन शाल्कविक ने 4 विकेट लिए। प्रतियोगिता में आज सुबह 11 बजे दक्षिण अफ्रीका का सामना अफगानिस्तान से अहमदाबाद में होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया का सामना आयरलैंड से दोपहर 3 बजे कोलंबो में होगा। शाम 7 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज आमने सामने होंगे। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आज हमारी पॉडकास्ट श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की महानिदेशक डॉक्टर N कलाईसेल्वी के साथ वार्ता प्रसारित करेगा। ये पॉडकास्ट आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है आकर्षिता सिंह। धन्यवाद विशाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आज के सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। देशबंधु की सुर्खी है, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा सचिवालय को सौंपा। प्रस्ताव पर कुल 118 सदस्यों का हस्ताक्षर। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान तक सदन में नहीं आएंगे बिरला। साइबर सुरक्षा देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा। गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान लोकसत्य में है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के एक कार्यक्रम में शाह बोले, साइबर ठगों की उल्टी गिनती शुरू। वहीं हिंदुस्तान लिखता है, गृहमंत्री ने लोगों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करने का दिया निर्देश। बांग्लादेश में कल होने वाले संसदीय चुनाव पर संपादकीय में पंजाब केसरी ने लिखा है, भारत चाहता है इस चुनाव के बाद बांग्लादेश में ऐसी सरकार बने जो भारत के साथ रिश्ते सुधार सके। दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते बांग्लादेश की स्थिरता दक्षिण एशिया की कूटनीतिक तस्वीर को महत्वपूर्ण रूप से आकार दे सकती है। धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के साथ जारी गतिरोध के बीच संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय बजट 2026-27 पर आज चर्चा फिर शुरू होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय होने तक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। सरकार ने कहा, भारत सबसे सस्ते और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले अप्रतिबंधित स्रोतों से कच्चे तेल का आयात करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में बातचीत की। ब्रिक्स को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्वपूर्ण मंच बताया। और आईसीसी क्रिकेट T20 विश्व कप में कोलंबो में ग्रुप ए के मुकाबले में पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।